Yes, we are live. Hello friends, this is Neha and welcome to GS अभ्यास. तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. जल्दी से सभी लोग सेशन से जुड़ जाएंगे भाई. मैं आ चुकी हूँ तो आपका आना तो बनता ही है. जल्दी जल्दी आइए. नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का. बहुत बढ़िया. हर हर महादेव. नियाज, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग. पीके, जय गोंड, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग. सभी लोगों का स्वागत है भाई, बहुत बहुत स्वागत है. सौरभ मिश्रा, अंशु, सोनू, बहुत बढ़िया. चलिए, नीलम, यदुवंशी, ललित, फौजी, आ जाइए भाई. ठाकुर ओम सेन, रेणु यादव, पूजा मौर्य, बहुत बढ़िया. महाकाल, इंदुश्री, जारा. चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का. जय श्री राधे राधे भाई. मैडम जी आप आ गई तो हम भी आ गए. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आप सभी जानते हैं प्रैक्टिस सेशन चल रहा है यहाँ पर. आप सभी को पता है अगर आपको अपने स्कोर में बढ़ोतरी करनी है तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी. प्रैक्टिस से ही आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो उसी क्रम में आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन 24 है. इससे पहले हम लोग 23 प्रैक्टिस सेशन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं. प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं मूल विधि के. और आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है. देखिए और आंसर करना शुरू कीजिए. लोकहित का उद्देश्य है. लोकहित का उद्देश्य क्या है ये बताना है. सभी को न्याय के समान अवसर मिले, सभी को समानता का दर्जा मिले, सभी को रोजगार का अवसर मिले या फिर उपयुक्त सभी. इनमें से क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए. लोकहित का उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर. बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा. जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी. लोकहित का उद्देश्य क्या है ये बताना है. चलिए, बहुत अच्छे. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. बिल्कुल बिल्कुल. चलिए बताइए लोकहित का उद्देश्य क्या है. लोकहित के बारे में मैंने आपको बताया. यहाँ पर लोकहित की बात होते ही आपको याद आ जाना चाहिए. क्या याद आ जाना चाहिए? आप कहेंगे मैम PIL की बात हो रही है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात हो रही है. ठीक है, राइट. जिसे हम क्या कहते हैं, जनहित याचिका के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, जनहित याचिका के नाम से भी जानते हैं. आप सभी को पता है PIL की शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका से हुई 1960 के दशक में. ठीक है, 1960 के दशक में हुई. आप सभी को पता ही चल गया होगा. मैंने आप लोग का जो 15 मिनट शो है वो भी अपलोड कर दिया है, आप लोगों ने देख लिया होगा आई होप. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. अगर भारत में इसकी बात की जाए तो सबसे पहले आपको पता है 1976 में एक वाद आया था. कौन सा वाद? 79 में एक वाद आया था. कौन सा था भाई? ठीक है, इन सभी के बारे में बता चुके हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि फिर ज्यादा चीजें लंबी हो जाती है. ठीक है, और PIL के लिए मैंने आपको फीस जो है वो बता रखी है. फीस कितनी लगती है तो आप कहेंगे 50 रुपए प्रति व्यक्ति. ठीक है, प्रति व्यक्ति. और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको क्या कर सकती है, समाप्त भी कर सकती है. ठीक है, PN भगवती, जस्टिस PN भगवती, जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, इन सभी का नाम याद रखना है. पुष्पा कपिला हिंगू रानी को जननी कहा जाता है. और जनक अगर भारत में जन्मदाता पूछा जाए तो आप PN भगवती का नाम बताएंगे. ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या आया है भाई, जल्दी से बताइए. इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सभी को न्याय के समान अवसर मिले. उपर्युक्त सभी, जो भी जितने भी बच्चों ने बताया होगा, उपर्युक्त सभी, सभी लोगों का गलत जवाब है. आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी को न्याय के अवसर मिले. ये इसका क्या है, लोकहित का उद्देश्य है. सभी को समानता का दर्जा मिले ये कोई बात नहीं है, न्याय का समान अवसर मिलना चाहिए, ये इसका उद्देश्य है. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए जरा. आजकल युवा वर्ग किसमें प्रवेश करके उसे नाश करते हैं, तोड़ देते हैं, बदलकर या फाइलें, प्रोग्राम इत्यादि चुराते हैं? किसमें प्रवेश करके बताइए. हैकर्स वेबसाइट, डाकर्स वेबसाइट, डार्कर्स वेबसाइट या फिर फेकर्स वेबसाइट या फिर मेकर्स वेबसाइट? बताइए. हाँ जी, मैंने खाना खा लिया. आप लोग बताइए अपना अपना. बिल्कुल, पुष्पा कपिला हिंगू रानी, बिल्कुल ठीक है बच्चे. ठाकुर ओम, चलिए अच्छी बात है, आपका सही था, एकदम अच्छी बात है. आप लोगों का जो 15 मिनट शो है डेली या फिर एक दो दिन के, मैं सोच रही हूँ डेली कर देते हैं क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम का टाइम है वो बहुत नजदीक आ चुका है. ज्यादा समय नहीं है तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों की कवर हो जाए.
एक बार उसमें मूल विधि की सभी क्लासेस, सभी एक्ट कवर कर देती हूँ। उसके बाद आपका स्टैटिक जीके का भी स्टार्ट कर दूंगी। जो भी इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन स्टैटिक जीके में बनते हैं, वो सारे टॉपिक भी 15 मिनट शो में मैं कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो डेली 4 PM पर अपलोड हो जाएगा, डेली कर दूंगी। ठीक है, आप लोग डेली 4 PM पर देखिएगा, डेली 4 PM पर आप लोगों का अपलोड हो जाएगा 15 मिनट शो। आप लोग तैयारी करते रहेंगे बहुत ध्यान से। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे मैम हैकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रवेश करके वेबसाइट के अंदर तोड़फोड़ कर देते हैं, फाइलें चेंज कर देते हैं, ये सारे काम करते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर की बात आते ही आप कौन से एक्ट में पहुंच जाएंगे? आप कहेंगे मैम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट में पहुंच जाएंगे हम। कब आया? सन 2000 में आया, राइट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। सूचना तकनीकी अधिनियम की किस धारा में शमनीय तथा अशमनीय अपराध उपबंधित हैं? शमनीय जो क्षमा करने योग्य, अशमनीय अपराध किसमें, कौन सी धारा में उपबंधित है, ये प्रश्न है। सेक्शन 70, 75 ए, 80 या फिर 77 ए? जल्दी बताइए क्या होगा सही जवाब। खुश रहिए अंकुर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नींद आ रही है मैम? अच्छा ज्योति यादव, 8 बजे से 9 बजे से तुम्हें नींद आने लगी बेटा, है? अभी से नींद आएगी तो कैसे तुम लोग एग्जाम क्वालिफाई करोगे, ये बताओ मुझे। हाँ चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर करते चलिए। 75 ए जितने भी बच्चे बता रहे हैं सभी लोगों का एकदम सही जवाब नहीं है बेटा। 75 ए नहीं होगा, कल के सेशन में भी इस पर हमने डिस्कशन किया था। 77 ए हो जाएगा आपका। आईटी एक्ट जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 है, उसकी धारा कौन सी हो जाएगी? धारा 77 ए हो जाएगी, जिसमें शमनीय और अशमनीय अपराधों के बारे में बात की गई है। कौन से अपराध? शमनीय और अशमनीय अपराध। ठीक है, अशमनीय, ठीक है, अशमनीय अपराध। ठीक है, इन सभी के बारे में बात की गई है, शमनीय अपराध, अशमनीय अपराध दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कंप्यूटर साधन कोड शब्द, कंप्यूटर साधन कोड शब्द को कहां पर स्पष्टीकरण किया गया है? कंप्यूटर शब्द का प्रयोग होते ही आप सीधे सीधे सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में पहुंच जाएंगे, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, साइबर अटैक से कोई भी बात होगी तो वो आईटी एक्ट में ही जाएगा, राइट। सेक्शन 65, 66, 67 या फिर 68 क्या होगा सही जवाब? जल्दी बताइए, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप लोग क्या करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन बेटा तब हो पाएंगे जब हमारे जो टाइपिस्ट हैं वो पर्सनली आकर यहाँ पर बैठना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तब आप लोग का सेशन जो है वो इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल कर दूंगी मैं, राइट। अभी कुछ टाइम के लिए आप ऐसे ही काम चलाइए, थोड़े दिन और काम चलाइए, उसके बाद फिर आपका बाइलिंगुअल करवा दूंगी, राइट। इसका सही जवाब क्या होगा? कंप्यूटर साधन कोड शब्द का जो कहाँ पर स्पष्टीकरण किया गया है? सेक्शन 65 में किया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। आईटी एक्ट जो है आपका सन 2000, उसकी बात हो रही है, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, ऑप्शन बी नहीं होगा बेटा, 66 नहीं होगा, 65 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए हाँ जी, आईटी एक्ट मैंने आपको बता दिया, कंप्यूटर का नाम आते ही, साइबर अटैक का नाम आते ही सीधे सीधे आपको आईटी एक्ट में पहुंच जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विधिक मान्यता किस धारा में वर्णित है? ये प्रश्न है। सेक्शन 3, 4, 5 या 6 किस में वर्णित है? बताइए जल्दी से। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विधिक मान्यता किस धारा में वर्णित है? आंसर करेंगे आप सभी, जल्दी जल्दी बताते चलेंगे। बहुत बढ़िया, तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की बात हो गई, तो यानी कि ये कौन से एक्ट की बात कर रहा है? आईटी एक्ट की बात कर रहा है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसका कौन सा सेक्शन है जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में बात करता है? तो आप कहेंगे मैम सेक्शन 4 हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, किसी भी बच्चे का अभी तक आया? ज्योति यादव का आ रहा है ऑप्शन भी, बहुत बढ़िया, सेक्शन 4 हो जाएगा बच्चे आपका राइट आंसर। ठीक है, सेक्शन 4 याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विधिक मान्यता किस धारा में वर्णित है? आईटी एक्ट का सेक्शन 4 में वर्णित है। अब आप लोग के एग्जाम का समय मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए 60 डेज बचा हुआ है,
और आप अपनी कंडीशन देखिए, अभी भी आप लोग कितनी गलतियां कर रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों से कहूंगी, ये 60 दिन ये मान के चलिए कि सब कुछ भूल जाइए। जितनी मस्तीखोरी आप लोग आपस में यहाँ पर कमेंट बॉक्स में करते हैं, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप 60 दिन के लिए भूल जाइए। 60 दिन आप सब कुछ भूल जाइए। 60 दिन बस आप ये सोचिए कि कैसे पढ़ ले और कितना पढ़ ले और किस हिसाब से पढ़ लिया जाए उस चीज को, कि आप लोगों की चीजें जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए इफेक्टिव हो जाए। जो आप लर्निंग कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, वो आपके लिए इफेक्टिव कैसे होगा, रिकॉल आप ज्यादा से ज्यादा कैसे कर पाएंगे, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको करना ये, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा आप 60 दिनों में अगर आप 120 दिन के बराबर की प्रैक्टिस करेंगे बेटा, तभी सिलेक्शन होगा। फॉर्म आपको पता है कितने ज्यादा पड़ चुके हैं, लाखों में फॉर्म पड़े हुए हैं, और उन लाखों में वैकेंसी कितनी है, 4000 के लगभग, है ना। अगर आप 4000 की वैकेंसी में ये सोच रहे हैं कि आप लाखों में टक्कर करनी है, तो लाखों जितना आपको पढ़ना पड़ेगा, उतनी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसीलिए कह रही हूँ, जितना पढ़ रहे हो, पढ़ तो रहे हो आप साथ साथ, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। एकदम अंधे हो जाइए, किताबों में घुसे रहिए। जो आपको कंटेंट यहाँ प्रैक्टिस सेशन में दे रही हूँ, बार बार रिपीट कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो देख सकते हैं बैठकर, उसको 2x की स्पीड में चलाकर सुनते रहिए। जितना ज्यादा सुनेंगे, जितना ज्यादा बार देखेंगे, चीजें याद हो जाएंगी आपको। अगर आपको वीडियो में प्रॉब्लम है तो आप पीडीएफ निकाल लीजिए टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम से पीडीएफ को अपलोड करके, उसको डाउनलोड करके आप लोग उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। लेकिन मेरी आपसे विनती ये रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को क्या करें, सेव कर ले एक बार। ठीक है, एक बार उसको सेव कर लो, सेव करके उसे बार बार रिवीजन करते रहो, 2x की स्पीड में कराकर सुनते रहो। जब आप एक बार सुनते हो, एक बार बराबर देखते हो, ठीक है, तो आपको चीजें ना याद हो जाती है। फिर आपको विजुअलाइज होने लगती है चीजें, कि अच्छा मैम ने ये बताया था इसमें, मैम ने इसमें ये बताया था। तो जितनी ज्यादा बार देखोगे, उतना ज्यादा रिकॉल करने में, रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। सेक्शन 4 हो जाएगा आपका सही जवाब। एज अ टीचर नहीं बता रही हूँ, एज अ स्टूडेंट बता रही हूँ। मैं खुद भी यूपीएससी की स्टूडेंट हूँ बच्चे। मैं एज अ स्टूडेंट आपको ये बात बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें ऐसे ही लर्न करती हूँ। लर्न करने का तरीका यही होता है कि आप एक चीज को 1000 बार देख लो। जब आप किसी भी चीज को 1000 बार देख लेते हो, तो क्या होता है, वो कभी फिर भूलता ही नहीं है। 1000 बार कहने का मतलब ये नहीं कि आपको 1000 बार ही देखना जरूरी है, ये नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब हम बार बार किसी चीज को पढ़ते हैं, तो वो हमें अपने आप याद हो जाता है। उसके लिए फिर अलग से कुछ ऐसे नहीं करना पड़ता कि हाय बार 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 बार, ऐसा कुछ नहीं होता। 1 से 2, 2 से 3 बार आप देख लेंगे, आपको चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। और फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निवारक निरोध में गिरफ्तारी 3 महीने से अधिक होगी। निवारक निरोध में गिरफ्तारी 3 महीने से अधिक होगी। ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से गठित सलाहकार बोर्ड की राय में पर्याप्त कारण हो, या फिर न्यायालय के आदेश पर होगी, या फिर पुलिस के आदेश पर, या फिर केंद्रीय सरकार के आदेश पर। बताइए। 1000 बार नहीं, बार बार, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। गुड इवनिंग विनीत यादव। ठीक है, अब 3 माह से अधिक होगी, इसका निर्धारण कौन करेगा ये। अब यहाँ पर लगा दो ट्रिक जल्दी से, मैंने आपको ट्रिक दे रखी है, यूज करो ट्रिक का। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बता दो भाई। क्या इस्तेमाल करेंगे, ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको बताया, एग्जामिनर हमारी और आपकी तरह क्या होता है, कंजूस होता है। उसको भी मन नहीं करता कि इतना ज्यादा लिखना पड़े, है ना। मैम दिल्ली पुलिस एग्जाम का कब है, दिल्ली पुलिस एग्जाम का एग्जाम कब है, क्या पुलिस का एग्जाम कब है, ये कहना चाह रहे हो। चलिए बताऊंगी मैं उसके बारे में। दिल्ली पुलिस के लिए भी हम आपके लिए जल्दी ही जो प्रोसीजर है आगे बढ़ाने वाले हैं, उसके लिए भी आपका कंटेंट मैं करवा रही हूँ, ताकि आप लोगों की चीजें बेहतर से बेहतरीन हो सके। ठीक है, बहुत अच्छे, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा। लोक सेवक के द्वारा धारा 8 या फिर धारा 9 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए कितना दंड हो सकेगा। अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए कितना दंड हो सकेगा, ये प्रश्न है। जल्दी बताएंगे आप सभी।
3 वर्ष या से कम नहीं या फिर 7 वर्ष हो सकेगा, 2 महीने से अनधिक या फिर 3 वर्ष तक हो सकेगा, 1 महीने से कम नहीं होगा या फिर 2 वर्ष तक हो सकेगा, या फिर 5 महीने से अधिक या फिर जुर्माना। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए। बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। टेक्निकल गुरु, जय माता दी, जय माता दी, आंसर करेंगे फटाफट। मैंने आपको बताया है 3 वर्ष से कम नहीं होगा और 7 वर्ष से ज्यादा, मतलब अधिकतम 7 वर्ष तक हो सकता है। 3 वर्ष से कम नहीं होगा और अधिकतम बढ़कर 7 वर्ष हो सकता है, और इसके साथ साथ जुर्माना भी लग सकता है। ठीक है, तो लोक सेवक वाली बात आ रही है यहाँ पर। तो कौन से एक्ट की बात हो रही है, जल्दी से बताइए, कौन सा एक्ट लग रहा है यहाँ पर? लोक सेवक के बारे में किस एक्ट में बात की गई है? तो आप कहेंगे मैम आरटीआई एक्ट की बात हो रही है। ठीक है, आरटीआई एक्ट 2005, इसकी धारा 8 और 9, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, हाँ, फिर गलत हो गया, फिर गलत। इसमें बेटा एक संशोधन कर लो। संशोधन इसलिए कर लो क्योंकि आप लोगों में से कोई भी नहीं बोला कि मैम आप आरटीआई एक्ट बता रहे हो इसमें। लोकेश, क्या मैंने आरटीआई एक्ट के बारे में सही बताया? यहाँ पर लोक सेवक की बात हो रही है भाई। लोक सेवक का धारा 8 और धारा 9 में परिभाषाएं जो है अपराधों के बारे में बता रहा है। लोक सेवक की बात कहाँ पर हुई है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में बात हो रही है बेटा, और आप लोग कहाँ पहुंचे हो? आरटीआई एक्ट। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हो जाएगा। कभी अगर कुछ गलत बताया जाता है बेटा तो आप लोगों का काम होता है कि उसको सुधारिए तुरंत। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया बस वही। ठीक है, पहले जैसे देखा करो कि मैम सही बता रही है नहीं बता रही है। जैसे मैंने लिखा था यहाँ पर तो आपको तुरंत बोलना चाहिए था मैम आरटीआई एक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की बात हो रही है। राइट, इसमें लोक सेवक के बारे में बात की गई है। राइट, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने आपको बता दिया या तो 3 वर्ष से कम सजा नहीं होगी, अधिकतम 7 वर्ष तक कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ही जुर्माने की बात भी की गई है यहाँ पर, तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा, भूल सुधार करने की जो शक्ति है वो किस में निहित होती है? सेक्शन 153, 154, 155 या 160? क्या होगा सही जवाब? हाँ जी, बिल्कुल बेटा। मुस्कान, नमस्कार बच्चे, नमस्कार। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए भाई। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करते रहिएगा बीच बीच में आप सभी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा जो सेशन है वो पहुंच जाया करे। ठीक है, बताइए क्या होगा? भूल सुधार करने की शक्ति, यहाँ पर कौन से एक्ट की बात हो रही है? कौन से एक्ट की बात हो रही है? तो आपको 1961 का एक एक्ट याद कराया है मैंने, 1961 में एक एक्ट याद करवाया है। कौन सा? आप कहेंगे मैम आयकर अधिनियम। ठीक है, आयकर अधिनियम की बात हो रही है। ठीक है, आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा है जो भूल सुधार करने की शक्ति जिसमें निहित की गई है? तो आप कहेंगे सेक्शन 154 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 154, 154 हो जाएगा आपका सही जवाब। रितु अग्निहोत्री, राम राम जी, राधे राधे, राधे राधे बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का सही जवाब नहीं आया है, आप लोग गलती बहुत ज्यादा कर रहे हो बच्चे। अब आप लोगों के अभी तक मैंने कितने सेशन करवा दिए हैं? 24th सेशन है आज, प्रैक्टिस सेशन, और अभी तक आप लोग सुधार नहीं कर पाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, अब किसकी बात हो रही है? अब आरटीआई एक्ट की बात हो रही है। ठीक है, सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, इन सभी की बात होगी। जब लोक सेवक की बात होगी तब आप पहुंचेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में। ठीक है, आरटीआई एक्ट जो है आपका सन 2005। ठीक है, आरटीआई एक्ट जो है आपका याद कर लो 2005 की बात हो रही है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की संस्तुति पर की जाएगी जो निम्न में से मिलकर बनी होगी। मैंने आपको पढ़ाया है 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, इस समिति में कितने सदस्य होते हैं बताइए फटाफट से। आप कहेंगे मैम 3 सदस्य होते हैं। राज्य की बात होगी तो भी 3 सदस्य, यहाँ पर राज्य में राज्यपाल हो जाएगा। वहां पर जब केंद्रीय सूचना आयोग
या फिर आयुक्त की बात होगी तब वहां पर आप राष्ट्रपति याद कर लेंगे, ठीक है। जब केंद्रीय सूचना आयुक्त की बात होगी, केंद्रीय की बात होगी, तब आप राष्ट्रपति को याद कर लीजिए, ठीक है। तब वहां पर राष्ट्रपति हो जाएगा। यहाँ पर राज्य की बात हो रही है तो राज्य की बात आते ही आप राज्यपाल पर पहुंचेंगे, ठीक है। राज्यपाल करता है नियुक्ति, 3 सदस्यों से मिलकर होती। कौन हो जाएगा जल्दी बताइए। आप कहेंगे मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होता है। विधानसभा में विपक्ष दल का नेता। एक कैबिनेट मंत्री, जो मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्मित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यही 3 सदस्य होते हैं। अब अगर यहाँ पर आपसे केंद्र का पूछ लिया जाता तो आप कहते केंद्र में यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कौन है, मुख्यमंत्री है, सीएम है। यहाँ पर राज्य में सीएम हो गया, केंद्र में कौन हो गया, पीएम हो गया, ठीक है। यहाँ पर विधानसभा में विपक्ष का नेता हो गया तो वहां पर केंद्र में कौन हो जाएगा, केंद्र में कौन हो जाएगा, आप कहेंगे लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता, ठीक है, विपक्ष का नेता हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा कौन सा, केंद्रीय मंत्री। एक केंद्रीय मंत्री हो जाएगा, ठीक है, एक जो है वो केंद्रीय मंत्री हो जाएगा। ये 3 लोग शामिल होते हैं केंद्र में और वही 3 लोग यहाँ पर राज्य में होते हैं। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा। लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं उपबंधित हैं। सूचना का अधिकार 2005 की धारा किसमें लोक प्राधिकारियों के बारे में कहां पर बात की गई है, ये प्रश्न है। सेक्शन 2, 3, 4 या 5, क्या कह रहे हो आप, देख लेते हैं भैया आप क्या कह रहे हैं। हाँ जी, लोकसभा में विपक्ष का नेता। मैम आपका बोर्ड कितने का है, मुझे भी लेना है बेटा। 3 लाख, 3.5, 4 लाख का बजट बना लीजिए, 4 लाख का बजट बना लीजिए, फिर आपको मिल जाएगा बोर्ड, ठीक है। क्या होगा सही जवाब, जल्दी बताइए। 2, 3, 4 या 5, क्या होगा इसका सही जवाब। आप कहेंगे मैम 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। मिनिमम आपको 4 लाख चाहिए होंगे अगर आपको पूरा सेटअप करवाना है तो, ठीक है। 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं उपबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में इसकी धारा कौन सी है, इसका सेक्शन कौन है, 4 हो जाएगा इसका सही जवाब। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो नोट डाउन कर लेंगे आरटीआई एक्ट से संबंधित, ठीक है। आरटीआई एक्ट, यहाँ पर हम बात करते हैं अगर अध्यायों की, जल्दी जल्दी याद करेंगे कितने अध्याय हैं, फटाफट आंसर करते हुए चलिए आप लोग। कितनी धाराएं हैं, जल्दी जल्दी बताइए कितनी धाराएं हैं। देखो पुराने बच्चे ये ना सोचा करेंगे मैम उतनी ही बातें बार बार क्यों बता रहे हो, बार बार इसलिए बता रही हूँ तो इतनी बार पढ़ लो, इतनी बार पढ़ लो कि जैसे आप लोग गलती करो ये गलती दोबारा ना होने पाए, ठीक है। बार बार सुनो, 10 बार सुनो, 1000 बार सुनो, लेकिन सुनते रहो, तब तक मत थको जब तक आपका एग्जाम ना हो पाए, ठीक है। चलिए मैम वो मना कर रहा है, अब नहीं लेना चलिए, अनुसूची कितनी है जल्दी बताइए। आप कहेंगे मैम 2 अनुसूचियां हैं। धाराएं कितनी हैं, 31 धाराएं हैं। और अध्याय कितने हैं, 6 अध्याय हैं। आरटीआई एक्ट की अगर बात की जाए तो आप कहेंगे मैम 12 मई 2005 को क्या हुआ, संसद की स्वीकृति मिल गई। संसद की क्या मिल गई, स्वीकृति। अब अगर आप कहेंगे मैम 15 जून को क्या हो गया, 15 जून को क्या हुआ, 15 जून को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए। राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। कोई भी बिल अधिनियम तभी बनता है जब संसद द्वारा पारित हो जाता है, ठीक है। अंतिम रूप से राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तब कोई भी बिल जो होता है वो एक्ट बन जाता है। 15 जून को राष्ट्रपति हस्ताक्षर हुए। 12 अक्टूबर यानी कि 120वें दिन से क्या कर दिया गया, इसे संपूर्ण भारत पर लागू कर दिया गया। संपूर्ण भारत पर इसको लागू कर दिया गया, राइट, संपूर्ण भारत पर इसे लागू कर दिया गया, याद कर लेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए जम्मू कश्मीर पर कब लागू हो गया, आप कहेंगे 31 अक्टूबर 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गया क्या, आरटीआई एक्ट, ठीक है। यहाँ पर 10 रुपए का प्रावधान है, 10 रुपए फीस लगती है। अगर आप आरटीआई दाखिल करना चाहते हैं तो 10 रुपए की फीस का प्रावधान है। और बीपीएल वालों के लिए क्या है, इसको माफ भी है, ठीक है। अगर आप बीपीएल से संबंधित हो तो आपकी फीस माफ भी हो जाएगी, राइट। ये सारे पॉइंट है जो आरटीआई एक्ट से संबंधित है, ठीक है। सेक्शन 1 क्या कहता है, नाम विस्तार और प्रारंभ के बारे में। सेक्शन 2 संविधान की मतलब जो एक्ट है उसमें परिभाषाओं के बारे में वर्णन करता है, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही जवाब, बहुत अच्छे। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा।
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार है। 14 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे होंगे उनको निशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? वो शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार है। ये बात सत्य है, असत्य है, केंद्रीय सरकार पर निर्भर है या फिर राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है? बताइए। अब अगर हम यहाँ पर संविधान की बात करेंगे, अगर यहाँ पर हम संविधान की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए एक एक्ट, कौन सा एक्ट, एक अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा हुआ था? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इसके द्वारा एक एक्ट जोड़ा गया, एक आर्टिकल जोड़ा गया 21A। किसमें जोड़ा गया? तो आप कहेंगे भाग 3 में मौलिक अधिकार यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट के रूप में जोड़ा गया। हमारे मौलिक अधिकार के रूप में एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21A। इसमें क्या कहा गया आपको पता है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए क्या किया गया? निशुल्क शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, राइट? निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, ये पॉइंट आपको याद रखना है, राइट? और अगर आपसे शिक्षा का प्रावधान से संबंधित कोई भी बात की जाएगी, आपको एक्ट याद रखनी है। आर्टिकल 21A ये मौलिक अधिकार में है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपको आर्टिकल 45 याद रख लेना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी शिक्षा की बात की गई है। और आपको याद कर लेना है आपका मौलिक कर्तव्यों में भी जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल जो आपकी ड्यूटी है, ठीक है, 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य है, उसमें भी बात की गई है कि माता पिता या फिर अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा कि वो बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करें। तो ये इसका ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? एक मानवाधिकार भी है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि ये बिल्कुल ठीक बात है, ये एक मानवाधिकार के रूप में भी है। ठीक है, और मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? मानवाधिकार आयोग का अगर आपसे पूछ लिया जाए गठन कब किया गया, तो आपको क्या बताना है? आप कहेंगे मैम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया था। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। इसी तरह से क्लास को आप सभी लोग शेयर करते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? ऑप्शन ए, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति होगा, किसी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति होगा, या फिर मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल। कौन होगा राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। बहुत अच्छे, फटाफट आंसर करते रहेंगे। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर भी करते रहिएगा आप लोग। बहुत अच्छे, इसका सही जवाब क्या होगा? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? मैंने आपको कल के सेशन में भी इसके बारे में बताया था कि किसी भी राज्य मानवाधिकार का आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, बातें कम करो बेटा, पढ़ाई ज्यादा करो। 60 दिन का टारगेट लो, 60 दिन में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों का रिवीजन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जरा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? ये प्रश्न है। राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता कौन है ये बताना है। जल्दी बताइए कौन करता है। आंसर करो फटाफट। आप कहेंगे मैम इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 मैंने आपको बताया। मानव पिछड़ा कब? याद कर लो भाई, मानव पिछड़ा कब? आप कहेंगे मैम मानव जो है वो पिछड़ गया था 1993 में। ठीक है, मानव पिछड़ा कब? 1993, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? कौन सा मानवाधिकार आयोग? आप कहेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कलर ठीक है पेन का, एक बार बता दीजिएगा।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अगर आपसे पूछा जाएगा आप कहेंगे मैम 1993 होगा सही जवाब, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ, तब भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तब भी आप कहेंगे मैम 1993 हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। बिल्कुल, मानव पिछड़ा 1993। और एक और मैंने आपको ट्रिक बताई है, क्या बताई है, अल्प महिला कब हुई, महिला अल्प कब हो गई, आप कहेंगे महिला अल्प कब हुई, आप कहेंगे महिला अल्प हो गई मैम 1992 में, ठीक है। 1992 में महिला अल्प हो गई। यानी कि अगर आपसे राष्ट्रीय महिला वर्ग आयोग पूछा जाए, राष्ट्रीय महिला वर्ग आयोग पूछा जाए, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे 1992 में गठन हुआ इसका। और अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ, अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी कब हो गया, 1992 में हुआ। अल्पसंख्यकों से संबंधित आर्टिकल मैंने आपको बताया मौलिक अधिकार में आर्टिकल 29 और 30, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 29 और आपका जो आर्टिकल 30 है ये अल्पसंख्यकों से ही संबंधित है। भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। भाग 3 आपके फंडामेंटल राइट जो कि कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपका सही जवाब क्या निकलेगा, राष्ट्रपति निकलेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छे, आगे देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, राज्य सरकार की नियम बनाने की जो शक्ति है वो कौन से एक्ट में है, सेक्शन सॉरी कौन सा एक्ट नहीं, कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 61, 62, 63 या फिर 64, जल्दी बताइए। राज्य सरकार की नियम बनाने की जो शक्ति है वो कौन से सेक्शन में है, जल्दी से बताइए, क्या होगा इसका सही जवाब। बेटा क्लास का माहौल वो इंसान देखता है जो फुर्सत में होता है। आपको इतनी फुर्सत है कि आप क्लास का माहौल देखें, वो आपके सामने तो बैठे नहीं है कि आपको सुनना ही जरूरी है। आप स्क्रीन पर बैठे हुए, आप मुझे देखिए, आप बोर्ड पर देखिए, आपका दिमाग उस पर क्यों जा रहा है, कमेंट बॉक्स पर, है ना। ये तो आप लोगों की बर्बादी के लक्षण है ना कि आप कमेंट देख रहे हो। आप क्यों कमेंट देख रहे हो, आप मत देखो कमेंट, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मुझे अगर आपके कमेंट नहीं देखने तो मैं नहीं देखूंगी ना, आप जबरदस्ती नहीं कर पाओगे मुझसे, है ना। तो यही चीज होती है, आप अपने आप पर कंट्रोल कर नहीं पाते हैं और दोष देते हैं क्लास के माहौल को। आप खुद पर कंट्रोल कीजिए, अपनी चीजों को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करनी है आपको। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, जल्दी बताइए। आप कहेंगे मैम 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पास किया गया, पारित किया गया, ठीक है। इसका कौन सा है जो राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है, कौन सा सेक्शन है, तो आप कहेंगे सेक्शन 64 हो जाएगा आपका सही जवाब। कौन सा सेक्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 64। धारा जो 64 है वो राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे आप सभी, जल्दी बताइए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, ये बता दीजिए। इसके साथ साथ बताइए जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम बता दो फटाफट, कब पेश किया गया, कब पारित किया गया, ये भी बता दीजिए। और आप बताएंगे प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, रिपीट कर लीजिए, जल्दी रिवाइज कर लीजिए, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया। और आप बताइए प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट या जिसको हम हाथी परियोजना कहते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट जिसे हम हाथी परियोजना के नाम से जानते हैं, कब आए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए फटाफट बताइए। जल संरक्षण अधिनियम, बहुत बढ़िया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, बहुत अच्छे। 1973 बिल्कुल ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1974, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974। प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब आया, तो आप कहेंगे मैम प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो आया था 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया। और जो आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992 में, ठीक है। ये सारे पॉइंट भी आप लोग पढ़ते हुए याद करते हुए चलेंगे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर है।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभ्यारण्य की जो सीमा क्षेत्र के अंतर्गत अधिकारों के विनिश्चय की शक्ति होती है वो किसके हाथ में होती है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात हो रही है। इसके तहत अभ्यारण्य की जो समय सीमा होती है उसकी बात कर रहे हैं। अधिकारों के विनिश्चय की जो शक्ति है वो किससे प्राप्त होती है? कलेक्टर, वन अधीक्षक, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, कम से कम गलतियों में आंसर करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे आप जो हमने कर चुके हैं प्रैक्टिस सेशन, मैम कभी मेरा भी आंसर देख लिया करिए। चलिए मैं आंसर सबके देख लेती हूँ बेटा। अब जैसे क्या है ना, पढ़ते पढ़ते अचानक से इधर से बोलकर इधर निकली, तो जिसका कमेंट मुझे सामने दिख गया उसका नाम ले लेती हूँ, ठीक है? ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं आपका डेलिबरेटली ऐसा कर रही हूँ, ठीक है? मैम जी आपकी क्लास का पीडीएफ कैसे मिलेगा? क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा, ठीक है? टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जीएस अभ्यास हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है? जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो है जीएस अभ्यास, ठीक है? यहाँ पर मैंने कमेंट बॉक्स में पिन भी कर रखा है, आप यहाँ से डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। किसके पास होता है? तो जितने भी लोगों ने बोला है केंद्र सरकार के पास, सभी लोगों का एकदम गलत जवाब है। आपका राइट आंसर होगा कलेक्टर के पास होता है, ठीक है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभ्यारण्य की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत अधिकारों के विनिश्चय की जो शक्ति होती है वो कलेक्टर के पास होती है। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जरा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की बात हो रही है। अपहरण को परिभाषित किया गया है, कौन से सेक्शन में अपहरण को परिभाषित किया गया है? जल्दी बताइए। सेक्शन 136, 138, 140 या फिर 154? क्या होगा सही जवाब? जल्दी आंसर करेंगे आप सभी। भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपहरण को परिभाषित किया गया है, किस में किया गया है? बहुत अच्छे, जल्दी बताइए क्या होगा सही जवाब। अपहरण को किस में परिभाषित किया गया है? जो किडनैपिंग होती है, जो बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपहरण को किस में परिभाषित किया गया है? सेक्शन 140 में परिभाषित किया गया है, ठीक है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी बताते चलिए। जितने भी लोगों ने कहा है ऑप्शन सी, सभी लोगों का क्या है? एकदम गलत जवाब है। बहुत अच्छे। ठाकुर ओम का राइट आंसर है 138, बिल्कुल सेक्शन 138 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखना कई सारे बच्चों का ऑप्शन सी आना शुरू हो जाएगा देखते ही। मेरा देखा, परी शेफाली ने आंसर चेंज कर दिया, बोल रही मैम ऑप्शन सी होगा, सी होगा, सी होगा। देखो सारे बच्चों का ऑप्शन सी आने लगा। इतने नालायक हो तुम सारे के सारे, जैसे ही देख लेते हो मैम ने पलटी मारी, तुम पहले पलटी मार दोगे हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है? अपहरण को 138 सेक्शन जो है उसमें किया गया है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए जरा। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में अपराधों का संज्ञान कौन लेगा? अपराधों का संज्ञान कौन लेगा ये बताना है, जल्दी बताइए। न्यायालय लेगा, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण लेगा, या फिर केंद्र सरकार, या फिर राज्य सरकार? एनजीटी, अगर आपसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पूछा जाए, इसका गठन कब किया गया? याद कर लीजिए 2010 में इसका गठन हुआ था। बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ये भी प्रश्न आपका यूपी SSSC पीईटी में पूछा गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत कब की गई? ठीक है, तो याद कर लीजिए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई? 1952 में, ठीक है? सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत 1952 में हुई थी। ये भी पॉइंट याद रख लेना है, आपको पूछा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में अपराधों का संज्ञान कौन लेगा? न्यायालय लेगा, हरित न्याय अधिकरण लेगा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? तो आप कहेंगे मैम पर्यावरण से संबंधित कोई भी मामला होगा उसका संज्ञान जो है वो न्यायालय के द्वारा लिया जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये कौन से एक्ट की बात की जा रही है यहाँ पर? आप कहेंगे पर्यावरण प्रदूषण, सॉरी कौन सा एक्ट अभी बताया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है? पर्यावरण, अभी कई बार ऐसे होता है कि भूल जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, लगातार बोलते बोलते चीजें दिमाग से निकल जाती है,
1986, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अब यहाँ पर यातायात संकेत नहीं है इसलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर इमेज नहीं लगी हुई है, इमेज लगी होती तो फिर हम इस पर बात करते। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए जरा क्या कह रहा है। सड़कों पर यातायात को कम करने के लिए निम्न में से किस यातायात योजना को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है? सड़कों पर यातायात को कम करने के लिए, ठीक है, मेट्रो रेल योजना, यातायात नियंत्रण योजना, साइबर कंट्रोल योजना या फिर पुलिस नियंत्रण योजना। सड़कों पर यातायात को कम करने के लिए कौन सी योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है, मतलब किस योजना को लेकर आया गया है, ये प्रश्न है। बताओ फटाफट क्या होगा सही जवाब। बहुत अच्छे, जल्दी आंसर करेंगे आप सभी लोग। अब यहाँ पर आपको याद रखना है यातायात अधिनियम। यातायात अधिनियम कब आया बताइए फटाफट। इसी को हम क्या कहते हैं, मोटरयान अधिनियम। मोटरयान अधिनियम, बताइए फटाफट मोटरयान अधिनियम कब आया। जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी बताइए क्या होगा सही जवाब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे आप सभी। बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी लोग कह रहे हैं साइबर कंट्रोल योजना, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, इससे ज्यादा सही तो आंसर कुछ हो ही नहीं सकता था, ठीक है। ऑप्शन सी जितने भी लोगों का है एकदम राइट आंसर है, बिल्कुल गलत जवाब होगा, मेट्रो रेल योजना हो जाएगा आपका सही जवाब। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। सड़कों पर यातायात को कम करने के लिए ही तो मेट्रो रेल का जो है विकास किया जा रहा है बेटा, है ना। मेट्रो रेल परियोजना जो है वो इसीलिए तो लेकर आई जा रही है बेटा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैम आपकी क्लास ऑफलाइन क्लास चलती है? नहीं जी, ऑफलाइन नहीं चलती है, ऑनलाइन ही चलती है, ठीक है। यातायात निवारण अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम 1988, ठीक है। 1988 में ही कौन सा एक्ट आया बताइए फटाफट। आप कहेंगे 1988 में ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी पारित किया गया, ठीक है। कौन सा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी 1988 में ही आया। ये भी आपका 1988 में आया और ये भी आपका 1988 में आया, दोनों एक्ट 1988 में आए, ठीक है। आपका आरटीआई जो है वो कब आया, 2005 में। और अगर आपसे पूछा जाए घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस से संरक्षण जो अधिनियम है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम जो है ये कब आया, संरक्षण अधिनियम, ये भी आप कहेंगे मैम 2005 में ही आया, ठीक है। इस तरह से जो सिमिलर होंगे उन सभी को आप याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। मोटरयान अधिनियम के तहत निवास स्थान या फिर व्यापार स्थान परिवर्तित करने पर मोटर वाहन के स्वामी द्वारा पंजीकरण कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए कितने दिनों के अंतर्गत, ठीक है। मोटरयान अधिनियम 1988 की बात हो रही है। आप बताइए, अगर निवास स्थान या व्यापार स्थान परिवर्तित करने पर मोटर वाहन के स्वामित्व के द्वारा पंजीकरण कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए कितने दिनों के अंदर, 30 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, 90 दिन या फिर 120 दिन। बताइए इसका मिनिमम क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नितिन कुमार कह रहे हैं सभी भाइयों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। बहुत बढ़िया, जय भीम भाई, क्रांतिकारी जय भीम आपका हमने ले लिया है, बहुत अच्छे। क्या होगा इसका राइट आंसर, बहुत अच्छे। जितने भी लोगों का आ रहा है 120 दिन, बिल्कुल सही जवाब नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 दिन के अंदर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे मैम 30 दिन के अंदर ऐसा करना होगा, 30 दिन के अंदर करना होगा। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 दिन के अंदर, ठीक है। जितनी जल्दी किया जाए उतना ही अच्छा रहेगा मैम। अच्छा बेटा, हैं खेल रहे हो तुम हैं। कहते मैम ऐसा आंसर डिप्लोमेटिक आंसर दे देते हैं कि आप खुद ही चक्कर खा जाएंगी हैं। आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत नियम बनाने की जो शक्ति है वो किसको है, किसे प्राप्त है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार, या फिर केंद्र की अनुमति से राज्य सरकार को। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से आंसर करेंगे।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 1989 ये जो एक्ट है, इसके तहत बात हो रही है कि नियम बनाने की जो शक्ति है वो किसे प्राप्त है। और 1989 में ही क्या हुआ था, मैंने आपको बताया, उर्दू को क्या कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश की, यूपी की क्या कर दी गई थी, दूसरी राजकीय भाषा बना दिया गया था, दूसरी राजकीय भाषा बना दिया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, 1989 में ही ये हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर भी करते रहेंगे। चलिए, जितने भी लोग कह रहे हैं ऑप्शन सी, सभी लोगों का एकदम गलत जवाब है। केंद्र सरकार के पास होता है बेटा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। SC/ST एक्ट 1989 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति वगैरह, अगर किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति वगैरह घोषित करना है, ये अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के तहत अगर नियम बनाने की शक्ति आपसे कहा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति होती है। अगर अनुसूचित जनजाति, किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करना है, ये अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए जरा। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 कि किस धारा के अधीन किसी अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया प्रदत्त की गई है। किशोर न्याय और बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम की बात हो रही है 2015। कौन सा सेक्शन है, 58, 56, 57 या 59? जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जितनी बारीकी से पढ़ सकते हो। ये 60 दिन आंख मूंद कर बस पढ़ लीजिए। ये 60 दिन अगर आपने मेहनत अच्छे से कर ली तो ये समझ लीजिए कि इन 60 दिनों का जो परिणाम आपके हाथ में निकल कर आएगा, जब वर्दी आपके बॉडी पर होगी और स्टार लगे होंगे ना जब यहाँ पर दोनों कंधों में, तो आपका ये जो 60 दिन का मेहनत, ये जो संघर्ष आप करेंगे, वो समझिए कि इतना, मतलब आपके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं होगा, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, है ना। और जल्दी जल्दी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कन्याएं मिल जाएंगी लड़कों को। ठीक है, बढ़िया बढ़िया शादियां हो जाएंगी, है ना। तो ये सपने देखो और 60 दिन एकदम जोरों शोरों से लग जाओ, इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो, इतनी मेहनत कर लो इन 60 दिन कि बाकी दिनों में बस मस्त अय्याशी काटो फिर, है ना। चलिए, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1973, इसकी किस धारा में जमानत के उपबंध दिए गए हैं? सेक्शन 167 टू सेक्शन 389, सेक्शन 436 से 450 या फिर उपयुक्त तीनों? बताइए, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में जमानत के उपबंध दिए गए हैं, ये बताना है। बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल फटाफट आंसर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भी नोट डाउन कर लो। देखिए, आप लोगों को जब BNS और BNSS पढ़ाऊंगी ना, तब आप लोगों का जो भारतीय दंड संहिता वगैरह है उससे कंपेयर कर करके बताऊंगी कि कौन सी धारा चेंज की गई, कौन सी किसमें कितने एक्ट, कितनी धाराएं हैं, कितने सेक्शन कम किए गए, सारा कुछ अच्छे से बताऊंगी आपको। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए। आप कहेंगे मैम उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। अच्छा, एक बात और आप लोगों से पूछना चाहती हूँ मैं। इस संडे ये जो आने वाला संडे है, इस संडे मैं आप लोगों का मैराथन सेशन लेना चाह रही हूँ। ठीक है, मैराथन 3 घंटे का लगातार। ठीक है, लगातार 3 घंटे, 7 PM से लेकर 10 PM। ठीक है, 7 से 10 का 3 घंटे का मैराथन मैं लेना चाह रही हूँ। और किस टॉपिक से संबंधित होगा ये मैराथन? ये होगा मूल विधि से संबंधित। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि आपके ये जो 60 दिन है, इन 60 दिनों में हर 7वें दिन आप लोगों का संडे स्पेशल में मूल विधि के मैराथन करवा दूं। अगर आप लोग एग्री करें तो फिर आप लोगों का मैराथन हर संडे मूल विधि का मैराथन लेकर आ जाती हूँ, ताकि आपके जो आप हफ्ते भर पढ़ रहे हैं
वो तो आप तैयारी करते ही रहें, और ज्यादा से ज्यादा एक्ट जो पूछे जा चुके हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है, वो सब ज्यादा से ज्यादा कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको एक्ट जो है वो रिवीजन करा सकूं इसके मैराथन के माध्यम से। अगर आप लोग हाँ कहें तो फिर मैं इसको करवा देती हूँ। हर संडे हम लोग फिर मैराथन रखेंगे 7 से 10। फिर संडे के दिन हम कोई और क्लास नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक क्लास लेंगे, वो भी शाम टाइम में, वो भी मैराथन सेशन। अगर आप लोग एग्री करें तो फिर बताइए, तो फिर मैं इसको करवा देती हूँ। ठीक है, ठीक है। अगर हाँ तो फिर थंब का इंप्रेशन दे दीजिए। अगर आप लोग एग्री करें तो थंब का इंप्रेशन दे दीजिए। हर संडे फिर मैं आपका मूल विधि का मैराथन करवाऊंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए जरा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में न्यायालयों की शक्ति का उपबंध किसमें किया गया है? न्यायालय की शक्ति का जो उपबंध है वो किसमें किया गया है? 26 से 35, 1 से 10, या फिर सेक्शन 6 से 25, या फिर 36 से 40? बताइए। ठीक है, ओके मैम, जी मैम करवा दीजिए मैम, यस मैम, हाँ मैम, प्रीति, ठीक है ठीक है, हाँ मैम, हाँ मैम, ओके ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। जितने ज्यादा थंब होंगे उतना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ गई समझ गई, ठीक है, बहुत अच्छा मैम, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर डन। फिर आप लोग का हर संडे 3 घंटे का मैराथन में करवाऊंगी। जो आप लोग का प्रैक्टिस सेशन पूरे टाइम चलेगा वो तो चलेगा, इसके साथ साथ आप लोग का हर संडे मूल विधि का मैराथन करवाऊंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सके। कम से कम क्वेश्चन गलत हो, कम से कम का मतलब 0 क्वेश्चन गलत हो। आप लोग की मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी आपको पढ़ाऊं वो इतना एग्जैक्ट होना चाहिए कि पेपर आपका वहीं से फंस जाए। अगर आप मैराथन भी देखकर बैठेंगे ना बेटा, ये गारंटी मैं देती हूँ, लिख कर ले लीजिए, आज कागज पेन में लिख लीजिए आप इस बात को, कि जितनी मैराथन लूंगी आपका उन्हीं मैराथन के अंदर से ही आपका पेपर में क्वेश्चन में फंसवाऊंगी। देखिएगा आप, ठीक है। आप जब एग्जाम देकर आएंगे तब आप मुझसे बात कीजिएगा, फिर आप बताइएगा कि कितना गलत हुआ। आप, मेरी कोशिश ये रहेगी, ये मेरी कोशिश रहेगी, बाकी आपको करना है, ये मेरी कोशिश रहेगी कि वहीं से फंसवाऊंगी आपका प्रश्न मैराथन और आपके ये जो प्रैक्टिस सेशन हो रहे हैं। मैं गारंटी देती हूँ बेटा, इससे बाहर आपका किसी भी पेपर में एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा। जिस भी पेपर में आप मूल विधि आती हो, जितना पढ़ा रही हूँ इससे बाहर आपका एक सिंगल क्वेश्चन जाने नहीं दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 से 35 हो जाएगा आपका राइट आंसर। न्यायालयों की शक्ति किसमें उपबंध किया गया है? सेक्शन 26 से लेकर 35 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, टाइम बच्चे आपका रहेगा, जो मैराथन का टाइम रहेगा, जो संडे की मैराथन का टाइम रहेगा, ठीक है, वो 7 PM से रहेगा। ठीक है, 7 बजे से रहेगा। आप लोग 7 बजे मेरे साथ जुड़ेंगे मैराथन सेशन में। बाकी जो डेली का टाइम है वो है 4 PM। ये आपका 15 मिनट शो आप लोगों का डेली अपलोड होगा, ये अपलोड होगा, ये लाइव नहीं होगा। फिर 6 PM पर आपकी डेली थियोरी की क्लासेस होती है, ठीक है, जिसमें मूल विधि और आपका पॉलिटी चल रहा है, और इसके बाद हमारा 9 PM पर प्रैक्टिस सेशन होता है। ये हमारी क्लास का डेली टाइम है। सैटरडे को आपको याद रखना है, सैटरडे का आपका 1 PM का जो है वो यूपी स्पेशल का टाइम है। ठीक है, यूपी स्पेशल। अब मैं संडे को नहीं लूंगी, इसलिए मैं यूपी स्पेशल का जो आपका सैटरडे लिया करूंगी, वो 2 घंटे की लगातार क्लास रहा करेगी, ताकि आपका कम समय में ज्यादा से ज्यादा यूपी स्पेशल भी कवर करा दूं। ठीक है, तो ये टाइम रहेगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। और आपको ये भी बात याद रखनी है कि सैटरडे को ही 8 PM, सैटरडे का ही 8 PM का भी टाइम है, जिसमें मैं वीकली करंट अफेयर्स जो है वो MCQs के माध्यम से आपका तैयार करवाती हूँ। ठीक है, अगर आप उतना करंट अफेयर्स भी करके बैठेंगे ना बेटा, तो करंट अफेयर्स भी आपका यूपीएसआई में गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। आ जो है वो अपनी पत्नी को इसलिए प्रताड़ित करता है कि पत्नी के पिता ने दहेज में रंगीन टीवी नहीं दिया है। बताइए उसने क्या अपराध किया है? सेक्शन 109 भारतीय दंड संहिता, सेक्शन 198, 1498 ए स्पष्टीकरण, या फिर दंड भारतीय दंड संहिता, कौन सा अपराध किया है? जल्दी बताइए। आप लोग का जो एग्जाम है बेटा वो जनवरी में रहेगा, ठीक है, सेकेंड वीक या थर्ड वीक में, सेकेंड वीक में ही आपका मोस्टली
यही सुनने में आ रहा है कि सेकंड या थर्ड वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, जनवरी में हो जाएगा, समय बहुत कम है भाई, मैं आपको बोल दे रही हूँ, बाद में मत कहिएगा कि मैम आपने कहा नहीं हमसे, है ना। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे मैम रंगीन टीवी नहीं दी है तो इनके ऊपर लगा दो सेक्शन 498A स्पष्टीकरण, ठीक है। जब अगर पत्नी को ये कहकर घरेलू हिंसा कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं कि भाई दहेज में तुम ये डाउरी वाला जो आपको दहेज प्रतिषेध अधिनियम मैंने पढ़ाया हुआ है उसके तहत ये आ जाएगा, सेक्शन आपका लगेगा 498A, ठीक है, सेक्शन कौन सा लगेगा, 498A लगेगा, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए जरा, 13-14 क्वेश्चन और बचे हैं, बस देख लीजिए ध्यान से। विधि विरुद्ध जमाव में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होती है। अगर कानून के विरुद्ध आप बहुत सारे लोग एक जगह खड़े होकर, ठीक है, एक जगह खड़े होकर झुंड इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये जो न्यूनतम संख्या है जमाव की, विधि विरुद्ध जमाव की न्यूनतम संख्या 3, 5 या 7 या फिर 9, बताइए। अगर आप कानून के विरुद्ध जाकर जमा होते हैं एक जगह तो आपका क्या हो जाएगा। मैम आप प्रीति शेफाली और सोनम को ब्लॉक कर दो प्लीज। क्यों बेटा, क्या हो गया। कोई नहीं बच्चे, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आप किसी भी बच्चे पर ध्यान ना दें। मुझे नहीं लगता कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आप लोग आपस में डिस्प्यूट पैदा करते हैं, आपस में ही एक दूसरे को कुछ कुछ कहकर डिस्प्यूट पैदा करते हैं, फिर आप मुझे खींचते हैं, मैम ये कर दीजिए, मैम वो कर दीजिए, मैम पढ़ाएं कि मैम तुम्हारी ये कर दीजिए वो कर दीजिए। देखें क्वेश्चन नंबर 27 देखिए जरा, स्क्रीन पर आ चुका है आपकी। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। ऑप्शन ए, 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी, एक दिन वो बच्चे बी को जोर से धक्का दे देता है जिसकी वजह से वो बच्चा बी जो है वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। ऑप्शन बी है, सेकंड है, क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया, उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में ये ना जानते हुए कि उसके हाथों में क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया है। बताइए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। शिशु वाली बात याद आई होगी आप सभी को, जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए फटाफट से। शिशु वाली बात मैंने आपको बताई है, बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सा निष्कर्ष सही है ये बताना है, मैंने आप लोग को बता रखा है इसके बारे में, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे, बहुत अच्छे। सेक्शन कौन सा लगेगा, आप कहेंगे मैम सेक्शन 82 की बात हो रही है, सेक्शन कौन सा है, कल भी शायद हमने इस पर बात की थी। सेक्शन 82 जो है भारतीय दंड संहिता का, आईपीसी का जो सेक्शन 82 है उसमें कहा गया है कि जो शिशु होगा, यानी कि जो 0 से लेकर 7 वर्ष की आयु से नीचे का जो बच्चा होगा, मतलब 7 वर्ष की आयु तक का जो बालक होगा, और उससे कोई गलती हो जाती है क्योंकि वो नासमझ है इसलिए उसको अपराध नहीं माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी। यहाँ पर देखो आयु बताई गई है कि 6 वर्ष की आयु का बच्चा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने बताया कि 0 से लेकर 7 वर्ष की आयु का जो भी बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है, शिशु कहा जाता है। अगर शिशु से कोई गलती होती है तो क्योंकि वो नासमझ है इसलिए वो अपराध में नहीं काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए जरा, सत्य कथन का चुनाव करना है, ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए है, प्रतिकारी सिद्धांत का आदर्श वाक्य है आंख के लिए आंख और दांत के लिए दांत। शेफाली, अंजलि अगर शेफाली परेशान कर रही है तो दांत के बदले दांत ले लो, उसका तोड़ दो जाकर दांत, ठीक है, एक दूसरे के बाल पकड़ के नोच दो तुम लोग। ऑप्शन बी देखिए, प्रतिकारी सिद्धांत ने कि अपराधी ने पीड़ित को जितनी हानि उत्पन्न की है उसी के अनुपात में अपराधी को भी हानिकारित करने का अधिकार मतलब हानिकारित करनी चाहिए। ऑप्शन सी, प्रतिकारी सिद्धांत, प्रतिकारी का मतलब समझ पा रहे, रिवेंज वाला जो होता है ना, कि अब मैं तुमसे रिवेंज लूंगी, ठीक है, अब मैं तुमसे रिवेंज लूंगी, वही वाली बात हो रही है, रिवेंज वाली बात हो रही है, ठीक है, दिख रहा है मुझे आपका कमेंट। पीड़ित व्यक्ति को नुकसान घोषित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध बदला लेने का हक प्रदान किया जाता है, या फिर उपर्युक्त सभी। बेटा सभी सही है, बदला भी ले लो, दांत के बदले दांत भी ले लो, आंख के बदले आंख भी ले लो, है
कह दो आई विल पोक योर आईज एंड प्ले मार्बल्स, ठीक है, आई विल पोक योर आईज एंड प्ले मार्बल्स, मतलब मैं तुम्हारी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगी, गोटियां, ठीक है, तो ऐसे कह दो, ठीक है। नियाज, नियाज कह रहे हैं यूट्यूब क्लासेस और एनी पेड क्लासेस, क्या बेटा पेड कर दो बेटा, आप फ्री फ्री की क्लासेस बहुत ज्यादा हो गई, मेरे को भी कुछ पैसा दे दो यार, तुम लोग गरीब हो गई हूँ मैं, हैं तुम लोग को जरा भी दया तो आती नहीं होगी कि मैम बेचारी एक साल तो नहीं 5 महीने से लगातार हमको पढ़ा रही फ्री फंड में, हैं 2-4 रुपया लाओ मैम को दे ही देते हैं, वो तो होता नहीं है तुमसे, कंजूसो मक्खी चूसो। चलो यहाँ ध्यान दो। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ठीक है। आरटीआई एक्ट भी कब आया, मैंने आपको बताया आरटीआई एक्ट भी 2005 में आया, दोनों एक्ट 2005 में आए। ये लागू कब हुआ, ये प्रश्न है, लागू कब हुआ बेटा, 26 अक्टूबर 2005, 26 अक्टूबर 2006, 26 अक्टूबर 2007 या फिर 27 अक्टूबर 2007, जल्दी बता दो, फटाफट से बता दो। घरेलू हिंसा एक्ट की बात हो रही है, 13 सितंबर 13 ऑफ सितंबर 2005 में ये क्या हुआ, ये संसद के द्वारा क्या कर दिया गया, ठीक है, पारित किया गया, राइट, पारित किया गया। अब मैंने आपको बताया ये लागू कब कर दिया गया, तो लागू करने की डेट आपको याद रखनी है 26 अक्टूबर 2006, ठीक है, लागू करने की डेट 26 अक्टूबर 2006। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया, जम्मू कश्मीर में भी क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, ठीक है। इसमें अगर आपसे धाराएं पूछी जाएंगी तो टोटल धाराएं कितनी है इस एक्ट में, 37 है, और अगर आपसे अध्याय पूछ लिए जाएंगे, आप कहेंगे मैम इसमें जो अध्यायों की संख्या है वो 5 है, टोटल सेक्शन कितने हैं 37 है, और टोटल अध्याय कितने हैं 5 है, और इसके बारे में मैं पूरा आपका पढ़ा चुकी हूँ, घरेलू हिंसा अधिनियम, तो आप लोग जाएंगे, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो कल और आज के सेशन में आप जाइए, लाइव सेशन में जाकर देखिए, वहां पर क्लास आपको अपलोड मिल जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे मैम 26 अक्टूबर 2006, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। पढ़ा चुकी हूं मैं आप सभी को, कोई भी गलती किए बगैर आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अब अंतिम 10 प्रश्न और बचे हैं, तसल्ली से थोड़ी देर, हाँ थोड़ी सी सांस लेकर आप लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे क्वेश्चन के। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, ठीक है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम कब आया, आप कहेंगे 1956, 1956। कौन सी धारा के अधीन विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार निकाय की नियुक्ति का प्रावधान है, सेक्शन 15, 13, 20 या फिर 12, जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, आंसर करेंगे फटाफट से। कितने दिन हो गए हैं, आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं क्लासेस को, हैं अच्छे से, ना तो शेयर करते हैं ना बढ़िया रिस्पांस देते हैं, पता नहीं क्या हो गया है आप लोग को। पहली लाइव वॉचिंग कितनी बढ़िया चलती थी, अब तो पता नहीं कहाँ सो गए हो तुम सारे के सारे। सेक्शन क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। इसमें विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार निकाय की नियुक्ति का प्रावधान है सेक्शन 13 में। जितना जितना पेपर पास आ रहा है उतना ज्यादा आप लोगों का जो लाइव वॉचिंग है वो बढ़नी चाहिए, और आप लोग उतना ही क्या करते हैं, गिराते हुए चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या करते हो, पढ़ते हो क्या करते हो तुम लोग। सेक्शन 31 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब प्रवर्तन में आया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, अब आपको 1961 से आयकर अधिनियम भी याद आ जाना चाहिए था, आयकर अधिनियम भी कब पारित किया गया, तो आप कहेंगे मैम ये भी 1961 में पारित किया गया, ठीक है। 1 मई 1961, 1 जून 1961, 1 जुलाई 1961 या फिर 1 अगस्त 1961, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, जल्दी बताइए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है वो कब प्रवर्तन में आया, जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। पढ़ा चुकी हूं मैं आपको ये वाला एक्ट भी, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा ध्यान से। 1 जुलाई 1961 होगा आपका सही जवाब। 1 जुलाई को ही और क्या मनाया जाता है, तो आप कहेंगे मैम 1 जुलाई को ही, 1 जुलाई को ही क्या मनाते हैं, आप कहेंगे जीएसटी डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए जरा, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 में कुल कितनी धाराएं हैं ये बताना है, जल्दी बताइए
क्या होगा इसका सही जवाब? बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए बच्चे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितनी धाराएं हैं? 110, 111, 112 या फिर 115? किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 में कुल कितनी धाराएं हैं? आप कहेंगे मैम इसमें टोटल धाराओं की संख्या 112 है। ऑप्शन सी 112 होगा बेटा, 111 नहीं होगा, 112 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए जरा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कि किस धारा में महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान की गई है? महिलाओं को जेल की सजा से जो छूट है वो किस धारा में प्रदान की गई है, ये प्रश्न है। सेक्शन 14, 11, 15 या फिर 17? जल्दी बताइए क्या होगा सही जवाब। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की कौन सी धारा में महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान की गई है? कौन सा सेक्शन है जिसे जेल की सजा से छूट प्रदान की गई है महिलाओं को? धारा हो जाएगा 11 आपका। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 11 के तहत महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान की गई है, ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण का अधिनियम है ना, पॉक्सो एक्ट की बात हो रही है 2012। इसके अंतर्गत विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने के लिए कितने दिनों के अंदर विचार पूर्ण करने का प्रयास करता है? विचारण जो है वो पूर्ण करने का प्रयास करता है। 6 महीने, 9 महीने, 2 वर्ष या फिर 1 वर्ष? मैंने आपको पढ़ा दिया है पॉक्सो एक्ट, जिसने भी नहीं पढ़ा होगा आप लोग जाकर देख लीजिएगा लाइव वाले सेक्शन में, वहां पर आपको पॉक्सो एक्ट मिल जाएगा। मूल विधि की प्लेलिस्ट बनी हुई है थ्योरी क्लासेस की, तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ। मूल विधि की प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि जो लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण है, बालक किसको कहा जाता है? जो व्यक्ति क्या होता है, छोटा होता है ना। कितना छोटा होता है? कितना छोटा होता है? 18 वर्ष की आयु से कम का जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? 16 वर्ष से कम आयु का क्या कहलाएगा? बालक कहलाएगा, ठीक है। उससे जब ये बड़े हो जाते हैं 18 वर्ष की आयु के बाद के जो भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वयस्क कहलाते हैं, ठीक है। याद रहेगा 18 वर्ष से कम आयु के क्या कहलाएंगे? बालक कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जरा क्या बताया जा रहा है, अपराध का संज्ञान लेने के लिए कितने दिनों के अंदर विचारण को पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है? आपका सही जवाब होगा 1 साल के अंदर। कोशिश होती है कि जब ये अपराध का ये जो भी मुकदमा किया जाए उसका जो विचारण है कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम SC/ST एक्ट की बात हो रही है, ठीक है। SC और SC जो आपका एक्ट है 1989 का, इसकी बात हो रही है, ठीक है। इसका विस्तार कहां पर है? नागालैंड के सिवाय संपूर्ण भारत पर नहीं है, या फिर संपूर्ण भारत पर, या फिर जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर, या फिर केवल उत्तर भारत पर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करेंगे आप सभी, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग अंजलि ब्रजेंद्र सिंह, गुड इवनिंग बेटा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे मैम इसका सही जवाब हो जाएगा संपूर्ण भारत पर है, ठीक है। संपूर्ण भारत पर है, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संपूर्ण भारत पर SC/ST एक्ट जो है 1989 लागू है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्या साक्ष्य के अनुचित ग्रहण का अग्रहण के लिए नवीन विचारण होगा? हाँ या फिर नहीं, या फिर न्यायालय की अनुमति से हो सकता है, या फिर राज्य सरकार की अनुमति से हो सकता है? क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी बताइए। क्या साक्ष्य के प्रति अनुचित ग्रहण का अग्रहण जो है के लिए हो सकता है, नवीन विचारण होगा या नहीं, ये बताना है आपको। क्या होगा इसका सही जवाब? आप कहेंगे नहीं होगा, ठीक है। नहीं किया जा सकता है, नवीन विचारण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। बहुत अच्छे, ठीक है। और ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात हो रही है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात हो रही है, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2013
2023 की बात हो रही है, राइट, याद रहेगा। इसके अंतर्गत अगर कोई साक्ष्य है उसके अनुचित ग्रहण का अग्रहण करने के लिए नवीन विचारण होगा, तो नया कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। अरे भाई क्रैक कहाँ से आ गए आज? क्रैक बाबू तुम कहाँ चले गए थे हैं? तुमको तो देखने को आंखें ही तरस गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए जरा, आज कहाँ से नींद से जागे हो तुम क्रैक। चलिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 संबंधित है। परिभाषाएं, साधारण स्पष्टीकरण, दंड या फिर एकांत परिरोध। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी। भारतीय न्याय संहिता, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। सेक्शन 3 जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है सेक्शन 3? जल्दी बताइए, जो मैंने ट्रिक बताई है लगाइए ट्रिक और बताइए जरा जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे, आप कहेंगे साधारण स्पष्टीकरण से संबंधित है सेक्शन 3, ठीक है। सेक्शन जो 3 है वो किससे संबंधित है? साधारण स्पष्टीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भारतीय नहीं भाई, मुझे अभी तक क्रैक कहीं दिखाई नहीं दे रहा, या तो फिर ये लड़का नाम बदल के घूम रहा होगा। क्वेश्चन नंबर, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा से उपबंधित है कि तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य अपराध नहीं है? सेक्शन 31, 32, 33 या फिर 34? क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आंसर करेंगे फटाफट। ब्रजेंद्र सिंह, अंकी पंडित, बहुत अच्छे, ठाकुर ओम, काजल कुमारी, अनिका पंडित, ओके, सोनम किंग, प्रीति प्रजापति, अभिषेक, शुभांजलि, रोशन, आशु मुखर्जी, आशु कुमार, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सेक्शन 33 होगा इसका सही जवाब। कौन सा सेक्शन हो जाएगा? सेक्शन 33 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, आज का हमारे सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए जरा क्या कह रहा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की सेक्शन जो है 68 जो है वो किससे संबंधित है? ये प्रश्न है। समन का प्रारूप, समन की तामील कैसे की जाए? सरकारी सेवक पर समन की तामील या फिर साक्षी पर समन की तामील? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। आंसर करो फटाफट से। सेक्शन 68 में किसकी बात की गई है? सेक्शन जो 68 है उसमें किसके बारे में बात की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वही जो मैंने ट्रिक दी हुई है, लगाओ ट्रिक और बताओ आंसर क्या होगा सही जवाब। आप कहेंगे मैम जो सबसे लंबा होगा वही हो जाएगा राइट आंसर। सरकारी सेवक पर समन की तामील हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। सेक्शन 68 सरकारी सेवक पर समन की तामील से संबंधित है। आज का हमारा सेशन का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए क्या होगा सही जवाब। फरार जो व्यक्ति होता है उसकी संपत्ति की जो कुर्की होती है उपबंध किया गया है, किसमें किया गया है? सेक्शन 84, 85, 86 या फिर 87। मैंने आपको दंड के प्रकारों के बारे में बताया है। दंड के प्रकारों में मृत्यु दंड होता है, कारावास होता है और कठोर कारावास होता है। साधारण कारावास, कठोर कारावास अलग अलग बात है, ठीक है। जुर्माना होता है, राइट, ये सारे पॉइंट आते हैं उसमें। आप बताइए जो संपत्ति की कुर्की भी होती है, और जब कोई व्यक्ति फरार हो जाता है तो अगर उसकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी तो आपका क्या होगा इसका सही जवाब, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कौन से सेक्शन के तहत संपत्ति की कुर्की की जाएगी? आप कहेंगे सेक्शन 85 के तहत संपत्ति की कुर्की की जाएगी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, ये हमारा क्लास था। ये एक टेलीग्राम ग्रुप है क्लास का, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो यहीं से आपको क्लास का पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू सो मच बच्चे। अगर आप लोग को सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और एक बात ध्यान रखेंगे, एवरी संडे अब हमने फिक्स कर दिया है, एवरी संडे आपका जो मैराथन सेशन होगा, ठीक है, उसका जो टाइम रहेगा वो 7 PM रहेगा। 3 घंटे की लगातार हर संडे आप लोगों की मैराथन लूंगी, ठीक है।
और ये जो मैराथन है वो संबंधित होगी किससे? मूल विधि से, राइट। 60 दिन का टारगेट कीजिए, 60 दिन में पूरी मूल विधि का रिवीजन फटाफट बहुत तेजी से करेंगे। लंबी लंबी क्लासेस के द्वारा हम लोग मूल विधि का जो तैयारी है वो उसको क्या करेंगे? डन करेंगे, ठीक है। आप लोग मेरे साथ संडे को मुलाकात करेंगे। क्लास का टाइम आपको बता देती हूँ, 4 PM आप लोग का 15 मिनट शो जो कि अपलोड होगा, ठीक है, वो लाइव नहीं होगा। 6 PM पर आपकी लाइव क्लास होगी जिसमें हम लोग मूल विधि और पॉलिटी की क्लास थियोरी कर रहे हैं कंप्लीट, ठीक है। इसके साथ साथ 9 PM का हमारा टाइम रहता है। ये हमारा टाइम टेबल है। आप सभी लोग मेरे साथ डेली जुड़ते रहिए भाई। अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 15 मिनट शो को आप रिवीजन के तौर पर ज्यादा से ज्यादा तैयार करते रहिए। मैं डेली अपडेट करती रहूंगी। हर दिन आपका एक 15 मिनट शो आएगा आपके वहां अपलोड हो जाएगा चैनल पर, ठीक है। तो आप लोग वहां से जाकर देख लेंगे। 4 बजे शाम हर दिन अपलोड होगा। हर दिन आप लोग फटाफट देखते हुए चलेंगे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि क्लासेस जो है हमारी बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और उसका बेनिफिट सभी बच्चों को मिल सके, ठीक है। आप लोग इसी तरह से शेयर करते रहिए ताकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि जो काम मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ वो बेहतर परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। और एक बार आप सभी से धन्यवाद, आप सभी को बधाई भी देना चाहती हूँ कि आप लोगों के प्यार और विश्वास की वजह से, आप लोगों के लाइक और शेयर की वजह से आज हम लोगों ने 14,000 सब्सक्राइबर्स का जो एक टारगेट है वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब 2 से 3 दिन का टारगेट लीजिए, जल्दी से 15,000 सब्सक्राइबर्स इसी महीने के अंत तक, यानी कि 31 अक्टूबर का टारगेट ले लीजिए। 31 अक्टूबर तक हम लोगों को 15,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है। तो आप सभी लोग थोड़ा सा लाइक और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने हमारे सेशन पहुंचाइए और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए ताकि जल्दी से हमारा 15,000 का जो आंकड़ा है वो भी कंप्लीट हो जाए। थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोगों से मिलता है अगर आप लोग मेरे साथ इस तरह से जुड़े रहते हैं। तो आज फर्स्ट टाइम क्लास लिया आपकी मैम, पढ़कर बहुत अच्छा लगा और समझ भी आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। आप लोगों का यही प्यार रहेगा तो मैं और भी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस करूंगी आप सभी के लिए। ये मेरा वादा है कि आप लोगों का जब एग्ज़ाम आ जाएगा ना, मतलब जो ये आपका 60 दिन का टारगेट मैंने लिया है, आपके एग्ज़ाम से पहले पहले इतना तैयार कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए, आप लोगों को इतना तैयार कर दूंगी इस वॉर को जीतने के लिए कि आप लोग का परफॉर्मेंस देखिएगा बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा। जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक आप लोग बहुत ऊपर, मतलब जो आज आपका लेवल है उससे काफ़ी ऊपर आप लोग पहुंच चुके होंगे, ठीक है। बस लगातार मेरे साथ क्लासेस में बने रहिए। ये प्रॉमिस मेरा है कि आप लोग को झुकने नहीं दूंगी, हारने नहीं दूंगी, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, मिलकर बढ़ेंगे, साथ साथ चलेंगे और इसी क्रम में डेली मेरे साथ जुड़ते रहेंगे आप सभी। अभी के लिए इतना ही, इसी आशा इसी उम्मीद के साथ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर आप ज़रूर करेंगे और मेरे साथ डेली जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लिया कीजिए ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाया करे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, कल मुलाकात करते हैं अपने फिक्स टाइम पर 6 बजे शाम। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, गुड बाय।